मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को पाठशाला स्टडी में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए साइंस का बोर्ड मॉडल ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आए हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। यह वीडियो जो है आपका पार्ट 2 वीडियो है। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग पार्ट 1 को देखे थे और इस वीडियो में हम लोग पार्ट 2 को देखेंगे। ये सभी प्रश्न जो है आप जल्दी जल्दी से इसको रट लीजिएगा, क्योंकि ये सभी प्रश्न जो है आपका बोर्ड मॉडल है। अब चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मन लगा के जरूर पढ़िएगा। अब चलिए प्रश्न संख्या अगला देखते हैं। प्रश्न संख्या आपका 41 है। प्रश्न संख्या 41 में दिया गया है कि पवन विद्युत जनित्र में कुंडली को घुमाने पर काम मूलतः करती है। प्रश्न को आप बार बार पढ़िएगा, ऑप्शन को देखिएगा और इसमें आप टिक लगाइएगा कि कौन सा आंसर आपका सही है। तो प्रश्न आपका क्या है कि पवन विद्युत जनित्र में कुंडली को घुमाने पर काम मूलतः करती है। ए नंबर ऑप्शन आपका है कि उच्च दाब की हवा, बी नंबर ऑप्शन आपका है कि स्थिर हवा, सी नंबर ऑप्शन आपका है कि गतिमान हवा और डी नंबर ऑप्शन है कि इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिए कि पवन विद्युत जनित्र को कुंडली को घुमाने पर यह गतिमान हवा की ओर गति करती है। तो सी नंबर ऑप्शन जो होगा आपका राइट हो जाएगा। सी नंबर ऑप्शन जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 42 को। देखिए प्रश्न संख्या 42 में आपको दिया गया है कि कांच की अवतल लेंस की वायु में शक्ति होती है। कांच की अवतल लेंस में वायु की शक्ति होती है। ए नंबर ऑप्शन आपका है ऋणात्मक। याद रखिएगा ऋणात्मक को हम लोग माइनस से दिखाएंगे। बी नंबर ऑप्शन आपका है धनात्मक, धनात्मक को हम लोग प्लस से दिखाएंगे। सी नंबर ऑप्शन में है कि कभी कभी धनात्मक और डी नंबर ऑप्शन में दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आप कमेंट करके बताइए कि कौन सा आंसर होगा। तो आप याद रखिए कि कांच के अवतल लेंस में वायु में शक्ति होती है आपका ऋणात्मक होती है। तो ए नंबर ऑप्शन जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे देखिए प्रश्न संख्या 43 को। देखिए प्रश्न संख्या 43 में आपको दिया गया है कि निम्नांकित मतलब इसमें से कौन विद्युत का सुचालक है। सुचालक मतलब होता है जिससे करंट पास हो जाए। सुचालक मतलब क्या होता है कि जिससे करंट पास हो जाए। तो ए नंबर ऑप्शन में दिया गया आयोडीन, बी नंबर ऑप्शन में दिया गया है ग्रेफाइट, सी नंबर ऑप्शन में दिया गया है सल्फर और डी नंबर ऑप्शन में दिया गया है हीरा। तो याद रखिएगा कि विद्युत का सुचालक जो है आपका ग्रेफाइट होता है, जो कि बी नंबर ऑप्शन में दिया गया है। और एक और बात याद रखिए, ग्रेफाइट जो है आपका अधातु होता है। ग्रेफाइट आपका अधातु होता है और अधातु होने के बाद भी इससे जो है विद्युत का सुचालक होता है ग्रेफाइट। अब आगे देखिए प्रश्न संख्या 44। प्रश्न संख्या 44 में आपको दिया गया है कि वक्ता त्रिज्या 1 मीटर के अवतल दर्पण की फोकस दूरी होगी। वक्ता त्रिज्या 1 मीटर के अवतल दर्पण की फोकस दूरी होगी। तो ए नंबर ऑप्शन में दिया गया है 50 मिलीमीटर, एमएम मतलब होता है मिलीमीटर, और बी नंबर ऑप्शन में दिया है 50 सेंटीमीटर, सी नंबर ऑप्शन में दिया गया है 50 मीटर और डी नंबर ऑप्शन में दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आप डायरेक्ट इसका याद रखिएगा कि जब 1 मीटर के अवतल दर्पण की फोकस दूरी जो होता है आपका 50 सेंटीमीटर होता है। तो बी नंबर ऑप्शन जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे चलिए प्रश्न संख्या 45 को देखिए। प्रश्न संख्या 45 में दिया गया है कि सघन माध्यम, यहाँ याद रखिएगा सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हुई किरण अभिलंब से विचलित हो जाती है। तो इसको हम एक फिगर के माध्यम से समझाते हैं कि प्रश्न आपसे क्या बोला। माना कि एक समतल दर्पण है और समतल दर्पण को इस प्रकार से हम लोग बना देते हैं कि आपका समतल दर्पण है, और मानिए कि एक अभिलंब है, इस प्रकार से ये अभिलंब है, और यहाँ पर ये सूर्य है या किसी प्रकार का लाइट है, ये आपका सूर्य है। सूर्य से प्रकाश आया इस प्रकार से, ये आपका सूर्य का आपतित प्रकाश है, और ये प्रकाश को आपको सीधा जाना चाहिए, ये प्रकाश को आपका सीधा इस प्रकार से जाना चाहिए। लेकिन आपसे बोला कि सघन माध्यम, ये आपका ऊपर है सघन माध्यम है और नीचे आपका विरल माध्यम है। तो आपसे बोला कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जानने हुई प्रकाश, ये प्रकाश जो है अभिलंब से
हमेशा याद रखिए कि दूर भागती है। इस प्रकार से प्रकाश जो है, चलिए अभिलंब तो यही है, लेकिन ये अभिलंब से क्या हुआ, ये आपसे दूर भागा। तो याद रखिएगा कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाते हुए किरण जो है अभिलंब से दूर भागती है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो इसको डायरेक्ट याद रखिएगा कि ए नंबर ऑप्शन जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे देखिए, प्रश्न संख्या 46 को देखिए। प्रश्न संख्या 46 में आपको दिया गया है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति है। विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति है। ए नंबर ऑप्शन आपका है जनित्र, बी नंबर ऑप्शन में है आपका मोटर, सी नंबर ऑप्शन में आपका एमीटर और डी नंबर ऑप्शन में आपका गैल्वेनोमीटर। तो प्रश्न तो बहुत ही आपका आसान है। आप जानते हैं कि विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति मतलब होता है मशीन, कौन है, तो याद रखिएगा आपका जनित्र है। जनित्र मतलब होता है जनरेटर। तो ए नंबर ऑप्शन होगा आपका राइट आंसर। अब प्रश्न संख्या 47 को देखिए। प्रश्न संख्या 47 में आपको दिया गया कि ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत है। याद रखिएगा पारंपरिक स्रोत मतलब होता है पुराना। आपका पुराना स्रोत पूछा कि कौन सा है पुराना स्रोत। ए नंबर ऑप्शन आपका है पवन ऊर्जा, बी नंबर ऑप्शन आपका है सौर ऊर्जा, सी नंबर ऑप्शन आपका है कोयला और डी नंबर ऑप्शन में आपका बायोगैस। तो याद रखिएगा कि ऊर्जा का स्रोत जो है आपका पवन ऊर्जा भी है, ऊर्जा का स्रोत आपका सौर ऊर्जा भी है, कोयला भी है और बायोगैस भी है। लेकिन प्रश्न आपसे क्या पूछा, पारंपरिक मतलब कि सबसे पुराना कौन है, पवन ऊर्जा या सौर ऊर्जा या कोयला या बायोगैस। तो याद रखिएगा कि ऊर्जा का सबसे पुराना स्रोत जो है आपका कोयला होता है। तो सी नंबर ऑप्शन जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 48 को देखिए। प्रश्न संख्या 48 में दिया गया है कि कांच की एक समानांतर पट्टिका पर श्वेता किरण या श्वेत किरण तिरछी आपतित होती है तो निम्नलिखित में से कौन प्रथम अपवर्तन के बाद घटित होगा। प्रश्न को एक बार अच्छा से पढ़िए कि कांच की एक समानांतर पट्टिका पर श्वेत किरण तिरछी आपतित होती है तो निम्नांकित में से कौन प्रथम अपवर्तन के बाद गठित होगा। ए नंबर ऑप्शन में दिया गया है विचलन, बी नंबर में दिया गया है विक्षेपण, सी नंबर ऑप्शन में दिया गया है परावर्तन और डी नंबर ऑप्शन में दिया गया है इनमें से सभी। तो याद रखिएगा इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका राइट आंसर होगा, मतलब कि विक्षेपण। तो बी नंबर ऑप्शन जो होगा आपका राइट हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 49 को देखिए। प्रश्न संख्या 49 है कि हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह है। हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह है। ए नंबर ऑप्शन में दिया गया 220 वोल्ट दृष्ट धारा, 12 वोल्ट दृष्ट धारा, 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा और डी नंबर ऑप्शन में आपका है कि 12 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा। तब बच्चा को तो इतना मालूम होता है कि 220 वाट हम यूज करते हैं, लेकिन बच्चा गड़बड़ा जाता है कि 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा होगा या 220 वोल्ट दृष्ट धारा होगा। 220 वोल्ट सबको याद रहता है कि जो हम लोग घर में विद्युत यूज करते हैं, आपूर्ति यूज होता है, वो 220 वाट का होता है, लेकिन वो बच्चा गड़बड़ा जाता है कि प्रत्यावर्ती धारा होगा या दृष्ट धारा होगा। तो याद रखिएगा कि वो 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा होगा और प्रत्यावर्ती धारा को हम लोग एसी कहते हैं और दृष्ट धारा को हम लोग डीसी कहते हैं, याद रखिएगा। अब याद रहेगा कि घर में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा की जाती है। तो सी नंबर ऑप्शन जो होगा आपका राइट हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 50 को देखिए। प्रश्न संख्या 50 है कि जस्ता का परमाणु संख्या है। तो ए नंबर ऑप्शन आपका है 24, बी नंबर ऑप्शन में है 28, सी नंबर ऑप्शन आपका 29 और डी नंबर ऑप्शन आपका है 30। तो आप याद रखिएगा कि 1 से लेके 30 तक आप परमाणु संख्या सबको याद रखिएगा, जैसे हाइड्रोजन 1, हीलियम 2, लिथियम 3, बेरिलियम 4, इस प्रकार से आप 1 से लेके 30 तक परमाणु संख्या आप जरूर याद रखिएगा और वो एलिमेंट का नाम भी याद रखिए, कौन सा एलिमेंट
कौन सा तत्व का क्या नाम है और उसका परमाणु संख्या क्या है। तो आपको यहाँ पर दिया गया है जस्ता, और जस्ता का याद रखिएगा, जस्ता कहेगा या जिंक कहेगा तो इसको हम लोग जेडेन से सूचित करते हैं। याद रखिएगा, जेडेन से सूचित करते हैं। तो याद रखिएगा कि जिंक का परमाणु संख्या जो होता है आपका 30 होता है। जिंक का परमाणु संख्या कितना होता है? 30 होता है। याद रखिए कि सोडियम का बार बार पूछा जाता है कि सोडियम का परमाणु संख्या कितना है। तो याद रखिए कि सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है। उसका पूछा जाता है कि क्लोरीन का परमाणु संख्या कितना होता है, तो क्लोरीन का परमाणु संख्या जो है आपका 17 होता है। लेकिन आप 1 से 30 तक जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि एक प्रश्न आपसे पूछता है। तो याद रखिएगा कि जस्ता का परमाणु संख्या जो होता है आपका 30 होता है। तो डी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 51 को देखिए। प्रश्न संख्या 51 में दिया गया कि धोबिया सोडा, धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। तो याद रखिए कि धोबिया सोडा को हम लोग धोने का सोडा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? धोने का सोडा, धोने का सोडा। धोबिया सोडा को हम लोग धोने का भी सोडा बोलते हैं। तो याद रखिएगा इसका जो होगा सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सोडियम कार्बोनेट। पहले ये बताइए कि धोते कपड़ा कैसे है, तो बोलिए कि 10 हाथ से धोते हैं, मतलब कि 10H2 होगा। धोने का काम तो 10 उंगली से करते हैं, तो आपका 10H2 होगा। और याद रखिएगा कि सोडियम कार्बोनेट होगा Na2CO3 10H2O। आपको याद करने के लिए हम बताएं कि धोने का सोडा इसका नाम है। धोते हम लोग 10 उंगली से हैं, तो आपका 10H2O हो जाएगा। और आपका हो जाएगा Na2CO3 10H2O होती है। इसका नाम हम आपको क्या बताएं कि सोडियम कार्बोनेट। यहाँ लिख देते हैं कि सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का ये या दूसरा इसका नाम क्या है कि सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। इसका नाम याद रखिएगा। धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र जो होता है Na2CO3 10H2 होता है। इसको हम लोग सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं या सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट कहते हैं। इसका नाम आप याद रखिएगा। एक वीडियो में हम क्या करेंगे कि जो भी इस तरह के रासायनिक सूत्र जो है हम सभी वीडियो एक बार सभी को एक वीडियो में हम ला देंगे। अब चलिए प्रश्न संख्या 52 को देखिए। प्रश्न संख्या 52 में है कि निम्नांकित में कौन परबल क्षारक है। याद रखिएगा आपसे परबल पूछा है, मतलब कि मजबूत पूछा है। तो ए नंबर ऑप्शन में दिया गया है कि MgOH2, बी नंबर ऑप्शन में दिया है NH4OH, सी नंबर ऑप्शन में दिया है NaOH और डी नंबर ऑप्शन में दिया गया CuOH2। तो याद रखिएगा कि आपसे इनमें से पूछा है कि इनमें से कौन है। तो याद रखिएगा सबसे प्रबल क्षारक जो होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। इसका नाम क्या है? NaOH। NaOH का नाम होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये सभी का नाम बता देते हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से याद रहे कि NaOH को क्या बोलेंगे। तो NaOH को बोलेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड। और सबसे प्रबल क्षारक जो होता है यही होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब प्रश्न संख्या 53 को देखिए। प्रश्न संख्या 53 आपका है कि हेमेटाइट निम्नांकित में से किस धातु का अयस्क है। हेमेटाइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है। तो ए नंबर ऑप्शन में आपका Zn, बी नंबर ऑप्शन में आपका Fe, सी नंबर ऑप्शन में आपका Cu और डी नंबर ऑप्शन में आपका Au। Au मतलब आपका ऑरम होता है, Zn मतलब आपका जिंक होता है, Fe मतलब फेरस होता है, Cu मतलब कॉपर होता है। ये आपका कॉपर है, इसको लिख देते हैं। Cu मतलब कॉपर होता है, Fe मतलब फेरस होता है, फेरस, और इसी को हम लोहा बोलते हैं। और आपको Zn मतलब जिंक होता है, पहले भी हम आपको बताए थे। तो याद रखिए कि हेमेटाइट जो है फेरस का अयस्क होता है। Fe जो है धातु है और फेरस का हेमेटाइट बोलेगा या मैग्नेटाइट बोलेगा। हेमेटाइट या मैग्नेटाइट, तो ये आपका फेरस का
अयस्क होता है या लोहा का अयस्क होता है। अब आगे चलिए, प्रश्न संख्या 54 को देखिए। प्रश्न संख्या 54 में दिया गया है कि सल्फाइड अयस्क का सांद्रण निम्नांकित में से किस विधि द्वारा होता है। सल्फाइड अयस्क का सांद्रण निम्नांकित में से किस विधि द्वारा होता है। तो ए नंबर ऑप्शन आपका है द्रवण विधि, बी नंबर ऑप्शन में होता है हाथ से चुनकर, सी नंबर ऑप्शन में आपका होता है निस्थापन, और डी नंबर ऑप्शन में होता है आपका फेन उत्प्लावन विधि। तो याद रखिएगा कि सल्फाइड अयस्क का सांद्रण जो है फेन उत्प्लावन विधि के द्वारा किया जाता है, जो कि डी नंबर ऑप्शन जो होगा आपका राइट हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 55 को देखिए। प्रश्न संख्या 55 है कि अभिक्रिया 2Zn प्लस O2 किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो इस प्रश्न को आप अच्छे तरीका से देखिए, क्योंकि यहाँ पर ही आपका अभिक्रिया दिया गया है, रिएक्शन दिया गया है। तो यहाँ पर ही आपका Zn है और यहाँ पर ही आपका O2 है। तो देख रहे हैं कि दोनों क्या हुआ, आपस में जुट गया और ZnO बना लिया। तो Zn तो आपका जिंक है, Zn आपका जिंक है, और O आपका क्या है, तो O आपका ऑक्सीजन है, वो आपका ऑक्सीजन है। तो यहाँ हम लोग क्या करें कि जिंक से ऑक्सीजन क्या हुआ, जुट गया। तो याद रखिएगा कि ऑक्सीजन का जुटना, याद रखिएगा ऑक्सीजन का जुटना, ऑक्सीजन का जुटना, ऑक्सीजन का जुटना आपका ऑक्सीकरण कहलाता है। ऑक्सीकरण कहलाता है या उपचयन कहलाता है, उपचयन। तो याद रखिए जब ऑक्सीजन का हटेगा तो हाइड्रोजन हटेगा। जहां जहां आपको डाउट होगा वो सब बात हम आपको बताएंगे, ताकि आपको किसी प्रकार का डाउट ना हो। तो याद रखिए कि ऑक्सीजन का जुटना, ऑक्सीकरण या हाइड्रोजन का हटना, ऑक्सीजन जुटेगा तो हाइड्रोजन हटेगा, तभी आपका ऑक्सीजन कहलाएगा। और ऑक्सीजन का दूसरा नाम होता है उपचयन। और याद रखिएगा कि ऑक्सीजन का हटना आपका अवकरण कहलाएगा। यहां लिख देते हैं कि ऑक्सीजन का हटना, ऑक्सीजन का हटना आपका ऑक्सीकरण हो गया, तो आपका अवकरण हो जाएगा। और यहां पर ऑक्सीजन का हटा है तो हाइड्रोजन जुटेगा, ये आपका अवकरण कहलाएगा, या इसको बोलते हैं हम लोग अपचयन। अपचयन। तो इस बात को आप अच्छे तरीका से याद करिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि बार बार आपको इसमें डाउट होगा कि ऑक्सीजन का जुटना आपका ऑक्सीकरण कहलाता है और ऑक्सीकरण का दूसरा नाम आपका उपचयन होता है, और ऑक्सीजन का हटना आपका अवकरण कहलाता है और अवकरण का दूसरा नाम आपका अपचयन होता है। तो यहाँ पर क्या हम लोग देख रहे हैं कि ऑक्सीजन जुट गया, Zn था O2 था, ऑक्सीजन जुट गया। तो ऑक्सीजन का जुटना क्या कहलाता है, तो ऑक्सीजन का हटना क्या कहलाता है, तो ऑक्सीजन कहलाता है, और इसका दूसरा नाम आपका उपचयन होता है, जो कि ए नंबर ऑप्शन में दिया गया है। तो ए नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 56 को देखिए। प्रश्न संख्या 56 में दिया गया है कि ग्लूकोज या ग्लूकोज कहिए या ग्लूकोज कहिए, एक ही बात है। ग्लूकोज का आणविक सूत्र है C2H5OH, बी नंबर ऑप्शन में दिया गया C6H12O6, सी नंबर ऑप्शन में दिया गया H2SO4, और डी नंबर ऑप्शन में दिया गया C5H15 और N7। तो याद रखिएगा कि ग्लूकोज का आणविक सूत्र जो होता है C6H12 और O6 होता है, जो कि बी नंबर ऑप्शन जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ग्लूकोज का क्या सूत्र होता है, तो C6H12 और O6। तो यहाँ पर एक और हम आपसे पूछेंगे कि चीनी का क्या सूत्र होता है, चीनी का सूत्र बताइए कि क्या होगा। ग्लूकोज का तो आपको याद हो गया कि C6H12O6, और चीनी का सूत्र क्या होता है C12H22 और O11। इसको भी आप याद कर लीजिएगा कि चीनी का रासायनिक सूत्र जो होता है C12H22 और O11 होता है। अब आगे चलिए, प्रश्न संख्या 57 को देखिए। प्रश्न संख्या 57 में दिया गया कि अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का
संचालन करता है क्योंकि अम्ल जल में ए नंबर ऑप्शन में दिया गया विलय होता है, बी नंबर ऑप्शन में दिया गया अविलय होता है, सी नंबर ऑप्शन में दिया आयनित होता है और डी नंबर ऑप्शन में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले हम आपका इसका आंसर बताते हैं कि जल का या अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है क्योंकि यह आयनित होता है, जो कि सी नंबर ऑप्शन जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। अब थोड़ा सा समझ लीजिए, मानिए कि आपका सोडियम NaCl है, NaCl है आपका NaCl है। जब अम्ल जल में विद्युत का संचालन करिएगा तो यह जो है दो भाग में टूटेगा, एगो टूट जाएगा Na प्लस में और दूसरा टूट जाएगा Cl माइनस में। तो हम लोग क्या देखें कि आयन के रूप में टूटा। आयन दो होता है, एक धनात्मक आयन, एक होता है ऋणात्मक आयन। तो सोडियम क्लोराइड जो है एक प्लस में टूटा और एक माइनस में टूटा। तो यही आपसे बोला कि आयनित होता है, यानी दो भाग में टूटता है, एक प्लस में और एक माइनस में। तो सी नंबर ऑप्शन जो है आपका राइट हो गया। अब प्रश्न संख्या 58 को देखिए, करा है कि लिथियम के बाह्यतम सेल में कितने इलेक्ट्रॉन विद्यमान है या कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ए नंबर ऑप्शन में है 1, बी नंबर ऑप्शन में है 2, सी नंबर ऑप्शन में है 3 और डी नंबर ऑप्शन में है 4। तो सबसे पहले याद रखिए कि लिथियम को हम लोग Li से संकेत करते हैं, लिथियम को हम लोग Li से संकेत करते हैं और लिथियम का परमाणु संख्या होता है 3, हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम। तो लिथियम का परमाणु संख्या कितना होता है। तो परमाणु संख्या आपका लिथियम का 3 होता है, परमाणु संख्या आपका 3 होता है। जब इसको आप तोड़िएगा तो पहला कक्षा में आपका 2 इलेक्ट्रॉन होगा और अगला कक्षा में आपका 1 इलेक्ट्रॉन होगा। पहला कक्षा में आपका 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरा कक्षा में आपका 1 इलेक्ट्रॉन होगा। तो आप यहाँ पर ए नंबर में टिक कर दीजिए कि आपका ए नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अब 59 नंबर देखिए, 59 नंबर सवाल आपका है कि आवर्त सारणी के शून्य समूह, यहाँ पर देखिए आपका शून्य समूह बोला है कि शून्य समूह का तत्व है। पहले तो आपके समझ में आना चाहिए कि शून्य समूह क्या है। तो याद रखिए कि शून्य समूह को हम लोग अक्रिय गैस बोलते हैं, शून्य समूह को हम लोग अक्रिय गैस बोलते हैं, या हम लोग इसको उत्कृष्ट गैस भी बोलते हैं, उत्कृष्ट गैस भी बोला जाता है। क्या हम आपको बताएं कि शून्य समूह को हम लोग अक्रिय गैस भी बोलते हैं और शून्य समूह को हम लोग उत्कृष्ट गैस भी बोलते हैं। उसके बाद याद रखिएगा कि शून्य समूह में अक्रिय गैस की संख्या, आपसे पूछेगा कि शून्य समूह में अक्रिय गैस की संख्या कितना है। तो गैस की संख्या आपका 7 होता है, गैस की संख्या आपका 7 होता है। अब आपसे पूछिएगा कि सर बता दीजिए ना कि गैस की संख्या 7 तो हुआ, अक्रिय गैस की संख्या 7 हुआ, या बोलिएगा कि उत्कृष्ट गैस की संख्या 7 हुआ। तो वही आपसे पूछा कि जो अक्रिय गैस 7 है तो इनमें से कौन है। तो आप याद रखिएगा, हम आपको गिनवा देते हैं। क्या पहला नंबर तो आपका हीलियम हो जाएगा, नियोन हो जाएगा, आर्गन हो जाएगा, क्रिप्टन हो जाएगा, जेनॉन हो जाएगा, रेडॉन हो जाएगा और ऑक्सीजन हो जाएगा। याद रखिएगा, फिर से हम आपको गिना देते हैं। हीलियम को हम लोग He लिखेंगे, ये आपका हीलियम हो गया। उसके बाद आपका नियोन होता है और उसके बाद आपका आर्गन होता है, उसके बाद आपका क्रिप्टन होता है, उसके बाद आपका जेनॉन होता है, उसके बाद आपका रेडॉन होता है और उसके बाद आपका अग्नि जो होता है। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 को आपका अक्रिय गैस है। इनमें से देखिए कि कौन सा ऑप्शन में दिया गया है। तो देख रहे हैं कि केवल एक जो है हीलियम आपको दिया गया है, तो हीलियम में हम लोग टिक कर दिए। तो सी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब कभी कभी देखिएगा कि इसमें से कोई भी दे देगा और पूछा कि कौन है, कभी आर्गन दे देगा, कभी नियोन दे देगा, कभी हीलियम दे देगा, कभी जेनॉन दे देगा, इस प्रकार से कभी दे देगा। तो इसलिए आप 7 अक्रिय गैस का नाम आप याद रखिएगा। अब प्रश्न संख्या 60 को देखिए, प्रश्न संख्या 60 आपका है कि निम्नांकित में सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन है। निम्नांकित में
विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन है? ए नंबर ऑप्शन में दिया गया है एफ, बी नंबर ऑप्शन में दिया है के, सी नंबर ऑप्शन में दिया गया आई और डी नंबर ऑप्शन में दिया गया एन ए। तो आप वीडियो को आप देखते रहिए, आप अंत तक वीडियो को देखिए, क्योंकि ये सभी प्रश्न जो है बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो आप सभी प्रश्न को याद करिएगा, हो सके तो कॉपी में आप नोट कर लीजिएगा ताकि आप बार बार इसको देखें, पढ़े, ताकि आपको अच्छे तरीका से याद हो जाए। क्योंकि हम आपको डिटेल में बता रहे हैं, हर एक बात बता रहे हैं ताकि आपको किसी प्रकार का कोई डाउट ना हो। तो आपसे बोला कि विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन है, तो सबसे पहले तो आप याद रखिए कि एफ से क्या होता है, के का मतलब क्या होता है, आई का मतलब क्या होता है, एन ए का मतलब क्या होता है। तो हम आपको बार बार बोल रहे हैं कि 1 से लेके 30 तक का परमाणु संख्या याद कर लीजिए और उसका संकेत भी याद कर लीजिए कि क्या होता है। तो एफ से आपका फ्लोरीन होता है, के से आपका पोटेशियम होता है, आई से आपका आयोडीन होता है और एन से आपका सोडियम होता है। सब तो याद रखिएगा, सबसे विद्युत ऋणात्मक तत्व जो है आपका फ्लोरीन होता है, जो कि ए नंबर ऑप्शन में आपको दिया गया है। तो ए नंबर ऑप्शन जो है होगा आपका राइट हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 61 को देखिए। प्रश्न संख्या 61 में है कि जल के विद्युत अपघटन में, जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर, याद रखिएगा आपका कैथोड पर पूछा है, कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? ए नंबर ऑप्शन में दिया गया ऑक्सीजन, बी नंबर ऑप्शन में दिया है ओजोन, सी नंबर ऑप्शन में आपका हाइड्रोजन और डी नंबर ऑप्शन में आपका है इनमें से कोई नहीं। तो आपसे बोला कि जल के विद्युत अपघटन में, मतलब कि जल, तो याद रखिए कि जल का सूत्र होता है H2O। तो ये आपका दो भाग में टूटेगा, एक H के रूप में टूटेगा और एक O के रूप में टूटेगा। तो वही आपसे पूछा कि कैथोड पर आपका हाइड्रोजन गैस जाएगा या ऑक्सीजन गैस जाएगा। तो याद रखिए कि आपका कैथोड पर है आपका हाइड्रोजन गैस जाएगा। तो आपका सी नंबर ऑप्शन जो होगा आपका राइट हो जाएगा। इसमें और एक बात याद रखिएगा कि कैथोड पर कौन जाएगा, तो कैथोड पर याद रखिएगा कि आपका हाइड्रोजन गैस जाएगा। उसके बाद याद रखिए कि एनोड पर कौन सा गैस जाएगा, कैथोड होता है और एनोड होता है। तो याद रखिए कि एनोड पर जो होगा आपका ऑक्सीजन जाएगा। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को हम लोग O लिखते हैं या O2 लिखते हैं। अब याद होगा, डाउट नहीं होइएगा कि कैथोड पर हाइड्रोजन, एनोड पर ऑक्सीजन। अब चलिए 62 नंबर सवाल। 62 नंबर सवाल है कि हमारा शरीर का पीएच मान क्या है? हमारे शरीर का पीएच मान क्या है? ए नंबर ऑप्शन में दिया गया 2 से 3, बी नंबर ऑप्शन में दिया गया 5 से 7, सी नंबर ऑप्शन में दिया है 7.0 से 7.8, डी नंबर ऑप्शन में दिया गया 9.1 से 9.5। तो याद रखिएगा कि हमारा शरीर का जो पीएच मान होता है 7.0 से लेकर 7.8 तक होता है, जो कि सी नंबर ऑप्शन जो होगा आपका राइट हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 63 को देखिए। प्रश्न संख्या 63 आपका है कि निम्नांकित यौगिक में कौन अम्ल है? अम्ल मतलब होता है एसिड, अम्ल को इंग्लिश में हम लोग एसिड कहेंगे। और याद रखें कि अम्ल का स्वाद जो है आपका खट्टा होता है। अम्ल का स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है। ये भी आपसे पूछता है कि इसका स्वाद कैसा होता है, तो इसका स्वाद जो है आपका खट्टा होता है, खट्टा होता है। तो कौन सा यौगिक अम्ल है? Na2O, बी नंबर ऑप्शन में दिया CuO, सी नंबर ऑप्शन में दिया गया CaOH2 और डी नंबर में दिया गया H2SO4। तो याद रखिएगा कि सबसे निम्नांकित कौन अम्ल है, तो अम्ल आपसे बोला है तो आपका H2SO4 हो जाएगा। H2SO4 हो जाएगा, ये सबसे प्रबल अम्ल है। H2SO4 को हम लोग क्या बोलते हैं, तो H2SO4 का जो नाम होता है वो आपका सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, सल्फ्यूरिक, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। ये आपसे बार बार पूछता है कि सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, तो याद रखिएगा कि सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र जो होता है H2SO4 होता है। यही अम्ल का प्रयोग हम लोग बैटरी में बोलते हैं, जो बड़ा बड़ा बैटरी का हम लोग घर में यूज करते हैं इन्वर्टर के रूप में या वो बैटरी के रूप में, तो आपका इसमें यही अम्ल होता है H2SO4, जिसका नाम है सल्फ्यूरिक अम्ल। आगे देखिए प्रश्न संख्या 64 को देखिए। कह रहा है कि निम्नांकित में, मतलब कि इसमें से कौन संश्लेषित सूचक है? ए नंबर ऑप्शन में आपका हल्दी,
बी नंबर ऑप्शन में आपका लिटमस पत्र, सी नंबर ऑप्शन में आपका मेथिल ऑरेंज और डी नंबर ऑप्शन में आपका लाल पत्ता गोभी। तो याद रखिएगा कि संश्लेषित सूचक जो है आपका मेथिल ऑरेंज होता है, जो कि सी नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अब आगे देखिए प्रश्न संख्या 65 को देखिए। प्रश्न संख्या 65 में आपको दिया गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके बनाता है। किससे अभिक्रिया कर रहा है? जल से अभिक्रिया करके बनाता है। तो ये तो आपका अभिक्रिया है, रिएक्शन है। तो जब तक रिएक्शन कराइएगा नहीं आपको पता नहीं चलेगा कि इसमें क्या है। तो आपसे बोला कि कार्बन डाइऑक्साइड, तो याद रखिए कि कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र होता है CO2। कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र होता है CO2 और अभिक्रिया कराएंगे हम लोग किससे? तो जल से। जल से अभिक्रिया कराएंगे तो आपका क्या बनेगा इसको बताइए। CO2H2O। तो आपका बन जाएगा H2CO3। H2CO3 आपका बन जाएगा। याद रखिएगा इसका नाम जो होता है आपका कार्बोनिक अम्ल होता है, जो कि सी नंबर ऑप्शन में आपको दिया गया है। याद रखिएगा डायरेक्ट इसको, क्या इसका नाम हो गया? तो इसका नाम हो गया आपका कार्बोनिक अम्ल नाम हो गया। ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, ये आपका जल का सूत्र है और आपका H2CO3 हो गया, जो कि आपका कार्बोनिक अम्ल है, जो कि सी नंबर ऑप्शन में आपको दिया गया है। प्रश्न संख्या 66 को देखिए। प्रश्न संख्या 66 आपका है कि कॉपर पायराइट्स का रासायनिक संगठक है। ए नंबर ऑप्शन में आपका दिया गया Cu2FeS, बी नंबर ऑप्शन में दिया गया CuFeS2, सी नंबर ऑप्शन में दिया गया CuFe2S और डी नंबर में ऑप्शन में दिया गया Cu2FeS2। तो सबसे पहले इसका आप कमेंट करके आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा कॉपर पायराइट का रासायनिक सूत्र जो होगा CuFeS2 हो जाएगा, जो कि आपका बी नंबर ऑप्शन में दिया गया है। अब प्रश्न संख्या 67 को बताइए। करा कि प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु है। प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु है। आपसे पूछा है धातु कि कौन सा धातु है जो मुक्त अवस्था में पाया जाता है। ए नंबर ऑप्शन में दिया गया है जिंक, बी नंबर ऑप्शन में दिया गया है सोना, सी नंबर ऑप्शन में दिया गया है लोहा और डी नंबर ऑप्शन में दिया गया है तांबा। तो याद रखिएगा कि मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु जो है आपका सोना होता है, जो कि बी नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 68 को देखिए। प्रश्न संख्या 68 में दिया गया है कि निम्नांकित में कौन सी धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। निम्नांकित में कौन सी धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। ए नंबर ऑप्शन में दिया गया है जिंक, बी नंबर ऑप्शन में दिया गया है Ag, सी नंबर ऑप्शन में दिया है Au और डी नंबर ऑप्शन में दिया है Cu। तो याद रखिएगा सबसे अधिक अभिक्रियाशील, तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील जो होता है आपका जिंक होता है, जो कि Zn है, जो कि ए नंबर ऑप्शन में दिया गया है। तो ए नंबर ऑप्शन जो होगा आपका राइट हो जाएगा। आपका 69 नंबर देखिए। 69 नंबर प्रश्न है कि किसी अधातु के बाह्यतम सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। बाह्यतम सेल में पूछा कि अधातु के, तो याद रखिएगा कि अधातु के बाह्यतम सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या या तो 4 होगा या 5 होगा या तो 6 होगा या आपका 7 होगा। क्या हम आपको बताएं? अधातु का बताए हैं, याद रखिएगा, यहाँ लिख देते हैं अधातु के बाह्यतम सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 होगा या 5 होगा या 6 होगा या 7 होगा। और पूछेगा कहीं कि धातु के बाह्यतम सेल क्या होगा। यहाँ पर जब आपसे अधातु पूछा है तो कभी कभी तो आपसे धातु भी पूछ देगा कि धातु के बाह्यतम सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। तो याद रखिएगा कि धातु के बाह्यतम सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 होगा, 2 होगा या 3 होगा। ये दोनों बात को याद रखिएगा कि अधातु के 4, 5, 6, 7 या धातु के 1, 2, 3। तो आपसे पूछा धातु तो आपका हो जाएगा 4, 5,
6 और 7, जो कि बी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 70 को देखिए। प्रश्न संख्या 70 आपका है कि पीतल, आपसे याद रखिएगा कि पीतल पूछा है, तो पीतल निम्नलिखित में से किनकी मिश्र धातु है? पीतल जो है निम्नलिखित में से किनकी मिश्र धातु है? ए नंबर ऑप्शन में दिए गए Cu प्लस Zn, बी नंबर ऑप्शन में दिया गया Fe प्लस Ni, सी नंबर ऑप्शन में दिए गया Cu प्लस Au और डी नंबर ऑप्शन में दिए गया Cu प्लस Sn। तो याद रखिएगा, इसका ट्रिक्स हम आपको बताते हैं याद करने का कि हम लोग किस प्रकार से याद रखिएगा। तो याद रखिएगा आपका पिताजी का याद रखिएगा, तो याद रखिएगा पिताजी। तो पी से याद रखिएगा आपका पीतल होता है, पी से आपका पीतल होता है, और त से आपका तांबा होता है, त से आपका तांबा होता है, ज से आपका जिंक होता है। क्या होता है? जिंक होता है। तो जिंक को हम लोग Zn लिखेंगे, तांबा को हम लोग Cu लिखेंगे और पीतल को हम लोग क्या लिखेंगे? पीतल को आप इसे याद रखिएगा। तो पीतल जो है कॉपर प्लस जिंक का बना होता है, राइट, याद रखिएगा कि पीतल जो है कॉपर और जिंक का बना होता है, जो कि ए नंबर ऑप्शन में आपको दिया गया है। तो ए नंबर ऑप्शन आप याद रखिएगा, ये आपका ट्रिक्स है कि याद रखिएगा। इसको इससे लिख लीजिए कि पीतल जो है, तो पीतल से याद रखिएगा पिताजी, त से तांबा मतलब Cu और ज से जिंक मतलब Zn। तो पीतल जो है कॉपर और जिंक का बना होता है, तो आपका ए नंबर ऑप्शन सही होगा। अब प्रश्न संख्या 71 को देखिए। कह रहा है कि निम्नांकित में कौन समावयवी है? निम्नांकित में कौन समावयवी है? ए नंबर ऑप्शन आपका है कि मेथिल अल्कोहल और डाइमेथाइल ईथर या डाइमेथिल ईथर। बी नंबर ऑप्शन में आपका है कि एसीटोन और एसीटैल्डिहाइड। सी नंबर ऑप्शन में आपका है कि एथिल अल्कोहल और डाइमेथिल ईथर, और डी नंबर ऑप्शन में आपका दिया गया है कि एथीन और इथाइन। तो याद रखिए कि समावयवी जो है एथिल अल्कोहल और डाइमेथिल ईथर होता है, जो कि सी नंबर ऑप्शन में दिया गया है। सी नंबर ऑप्शन जो होगा आपका राइट हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 72 को देखिए। बस थोड़ा सा और बाकी है, तो आप बने रहिए वीडियो में, आप अच्छे तरीके से देखिए, धैर्य पूर्वक देखिए, क्योंकि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो आप पढ़ते रहिए अंत तक। तो आपका 72 नंबर प्रश्न दिया गया कि CH3O C2H5, CH3O C2H5 का IUPAC प्रणाली के अनुसार नाम है। आपसे नाम पूछा कि CH3O C25 का IUPAC नाम है, तो इस सब नाम तो आपको डायरेक्ट याद रखना होगा। तो ए नंबर ऑप्शन में दिया गया मेथॉक्सीथेन, बी नंबर ऑप्शन दिया गया प्रोपोक्सीमीथेन, सी नंबर ऑप्शन में दिया गया है एथॉक्सीमीथेन और डी नंबर ऑप्शन में दिया गया है एथिल मेथिल ईथर। तो याद रखिए कि CH3O C2H5, इस फोटो को दिमाग में रखना होगा कि CH3O C25 का IUPAC नाम क्या है? तो इसका नाम होता है मेथॉक्सीइथेन। क्या नाम होता है? तो मेथॉक्सीइथेन होता है। तो ए नंबर ऑप्शन जो होगा आपका राइट हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 73 को देखिए। प्रश्न संख्या 73 आपका है कि लोहे की अभिक्रिया, लोहे की अभिक्रिया भाप से, लोहे की अभिक्रिया भाप से कराने पर लोहे का कौन सा ऑक्साइड बनता है? लोहे का कौन सा ऑक्साइड बनता है? तो ए नंबर ऑप्शन आपका Fe3O4, बी नंबर ऑप्शन आपका Fe3O2, सी नंबर ऑप्शन आपका Fe2O3 और डी नंबर ऑप्शन आपका FeO। तो देख रहे हैं कि सब में FeO है, इसमें भी FeO, FeO, FeO। Fe मतलब फेरस होता है, मतलब कि लोहा। तो आपसे बोला कि लोहे की अभिक्रिया भाप से कराने पर लोहे का कौन सा ऑक्साइड बनता है? तो याद रखिए कि Fe3O4 बनता है। तो आप कहिए सर इसका नाम भी बता दीजिएगा क्या होगा Fe3O4 का। तो याद रखिएगा इसका आपका फेरस ऑक्साइड कहिए या लोहा ऑक्साइड कहिए, एक ही बात है। या फेरिक ऑक्साइड भी बोल सकते हैं, फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड कहिए या लोहा ऑक्साइड कहिए या फेरिक ऑक्साइड कहिए। अब आगे चलिए, प्रश्न संख्या 74 को देखिए। कह रहा है कि एक तत्व की परमाणु संख्या 16 है, एक तत्व की परमाणु संख्या 16 है,
तो आवर्त सारणी में इस तत्व की वर्ग संख्या क्या होगा। आपसे पूछा है वर्ग संख्या, तो याद रखिएगा कि एक तत्व की परमाणु संख्या कितना बोला है, 16 बोला है। तो आवर्त सारणी में इस तत्व की वर्ग की संख्या क्या है, मतलब कि किस वर्ग में है जिसका परमाणु संख्या 16 है। तो सबसे पहले आप याद रखिएगा कि आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या, बार बार पूछता है कि आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या कितनी होती है, और पूछता है कि आवर्त सारणी में वर्ग की संख्या कितना होता है। तो आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या, आवर्त की संख्या, तो याद रखें कि आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या 7 होता है, और पूछता है कि आवर्त सारणी में वर्ग की संख्या कितना होता है, वर्ग की संख्या, आवर्त की संख्या कितना होता है, तो आवर्त की संख्या आपका होता है 18। राइट, याद रखिए कि आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या 18, आवर्त की संख्या 7 होता है, वर्ग की संख्या आपका 18 होता है। और ये भी बात याद रखिए कि परमाणु संख्या 16 है, तो आवर्त सारणी के आपका 16वां वर्ग का तत्व होगा, जो कि सी नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ये दोनों सवाल आप याद रखिएगा अच्छे से, बार बार दोनों पूछता है कि आवर्त की संख्या कितना है, वर्ग की संख्या कितना है। अब प्रश्न संख्या 75 को देखिए। प्रश्न संख्या 75 दिया गया है कि निम्नांकित में कौन से धातु तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। निम्नांकित में से कौन सी धातु बोला, कौन से धातु तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, तो उस समय बताए थे ना कि सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है H2SO4। उस समय लिख के भी बताए थे कि H2SO4 को हम लोग सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र हो जाएगा H2SO4। तो बोला कि H2SO4 के साथ कौन सी धातु अभिक्रिया नहीं करता है, आपसे बोला नहीं करता है। तो ए नंबर ऑप्शन में दिया गया है Zn, बी नंबर ऑप्शन में दिया गया है Fe, सी नंबर में ऑप्शन में दिया है C, और डी नंबर ऑप्शन में दिया है मैग्नीज। तो याद रखिएगा कि Zn से हम लोग जिंक कहेंगे, Fe से आपका फेरस कहेंगे, Cu से आपका कॉपर होता है, और Mg से आपका मैग्नीशियम होता है। तो याद रखिएगा कि सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ जो है कॉपर कभी भी अभिक्रिया नहीं करता है, तो सी नंबर ऑप्शन जो होगा आपका राइट हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 76 को देखिए। प्रश्न संख्या 76 में आपको दिया गया कि एक मिश्र धातु में 90% कॉपर, याद रखिएगा 90% कॉपर और 10% टीन, 10% क्या है, टीन है। तो इस मिश्र धातु का नाम है क्या, क्या मिला है आपका, मिला है Cu यानी कॉपर, और आपका मिला है टीन, आपको मिला है टीन, कॉपर और टीन, और दोनों को मिलाने से क्या बनेगा, तो याद रखिएगा ये आपका बनेगा ब्रोंज। क्या बनेगा, ब्रोंज बनता है। तो उस समय एक और हम आपको बताए थे कि कॉपर और जिंक, कॉपर और जिंक बताए थे ना, जो कि आपका मिलके क्या बनता है, पीतल बनता है। तो ये दोनों बात को याद रखिएगा कि पीतल जो है कॉपर और जिंक के मिलने से बनता है, और ब्रोंज जो है कॉपर और टीन के मिलने से बनता है, जिसमें कॉपर आपका 90% है और टीन आपका है 10%। तो ये मायने नहीं लगता, बस याद रखिए कॉपर और टीन। तो कॉपर और टीन मिलके क्या बनेगा, तो आपका ब्रोंज बनेगा, जो कि आपका बी नंबर ऑप्शन में दिया गया है। तो बी नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 77 को देखिए, बस 4 सवाल और है, तो आप बने रहिए वीडियो में। करा है कि जिंक सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिंक सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कर बनाता है। करा है, देखिए फिर से प्रश्न को पढ़िए, क्योंकि अच्छा से नहीं पढ़िएगा तो दिक्कत होगा। आपसे बोल रहा है कि जिंक सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कर बनाता है, तो इसको आप पहले अभिक्रिया करा देते हैं। तो अभिक्रिया कराएगा तो यहाँ पे जिंक है, तो जिंक को हम लोग Zn लिखेंगे। करा जिंक जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करेगा, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। ये दोनों को अभिक्रिया कराएंगे तो आपका हो जाएगा Na2Zn, आपका हो जाएगा O2, और आपका हाइड्रोजन गैस जो है आपका बाहर निकल जाएगा। इस अभिक्रिया को देखिएगा, जब तक अभिक्रिया को नहीं समझिएगा इसमें आप आंसर अपना मन से टिक नहीं लगा सकते हैं।
बोला कि जिंक, तो जिंक। सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड जब अभिक्रिया करेगा तो आपका बनाएगा Na2ZnO2 और आपका हाइड्रोजन गैस जो है आपका बाहर निकल जाएगा। तो बोलिएगा कि सर इस रिएक्शन को आप बैलेंस कर दीजिए, संतुलित कर दीजिए। तो देख रहे हैं कि यहाँ पर सोडियम 2 गो, जिंक एगो, ऑक्सीजन 2 गो। तो देख रहे हैं कि सोडियम एगो है तो यहाँ आपका 2 लगा दीजिए, क्योंकि यहाँ पर सोडियम 2 गो है तो सोडियम 2 गो हो गया। ऑक्सीजन 2 गो है तो ऑक्सीजन भी 2 गो हो गया। 2 गो हाइड्रोजन है तो 2 गो हाइड्रोजन भी हो गया, और जिंक एगो तो जिंक एगो हो गया। तो आपका कौन सा गैस बाहर निकला? आपसे यही ना पूछा कि जिंक सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया कर बनाता है या बनता है, तो कौन सा गैस? देखिए यहाँ पर आपका हाइड्रोजन गैस, जो कि ए नंबर ऑप्शन में आपको दिया गया है। तो ए नंबर ऑप्शन जो होगा आपका राइट हो जाएगा। अब 78 नंबर सवाल देखिए। 78 नंबर सवाल आपका है कि निम्नांकित में कौन सी धातु वायु में उच्च ताप पर गर्म किए जाने पर या गर्म किए जाने पर, यहाँ पर किए लगा दीजिए, गर्म किए जाने पर ऑक्सीजन से सहयोग नहीं करता है, यहाँ पर आपका नहीं करता है। तो ए नंबर में ऑप्शन दिया Ai मतलब एल्युमिनियम, बी नंबर में ऑप्शन दिया गया है Cu, सी नंबर ऑप्शन में दिया गया है Ag, और डी नंबर में दिया गया आपका Hg। तो आप याद करिए कि ऑक्सीजन से सहयोग कौन सा अभिक्रिया नहीं करता है, कौन सा एलिमेंट आपका नहीं करता है? तो याद रखिएगा कि आपका Ag नहीं करता है, जो कि सी नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अब 2 सवाल और बच गया। अब देखिए 79 नंबर सवाल देखिए। 79 नंबर सवाल दिया गया कि अयस्क में उपस्थित अपद्रव कहलाते हैं। अपद्रव मतलब कि जो खराब चीज है, जो किसी भी काम का नहीं है। ए नंबर ऑप्शन में दिया गया है खनिज, बी नंबर ऑप्शन में दिया है धातुमल, सी नंबर ऑप्शन में दिया गया है गैंग, और डी नंबर ऑप्शन में दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिए कि अयस्क में उपस्थित अपद्रव जो है आपका गैंग कहलाता है। जैसे गेहूं में देखिएगा कि छोटा छोटा आंकड़ होता है तो आपका क्या कहलाता है? तो आपका गैंग कहलाता है, जो कि सी नंबर ऑप्शन जो होगा आपका राइट हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 80 को देखिए। प्रश्न संख्या 80 में आपको दिया गया है कि निम्नलिखित में किस गुण के कारण धातुओं के तार बनाए जाते हैं? इसमें आपसे गुण पूछा कि निम्नलिखित में से किस गुण के कारण धातुओं के तार बनाए जाते हैं। तो हमेशा तार बनाएंगे तो आपका धातु के बनाएंगे। किस कारण से? ए नंबर ऑप्शन में आपका है कि आघात वर्धनीयता के कारण से, बी नंबर ऑप्शन में आपका उष्मीय चालकता के कारण से, सी नंबर में ऑप्शन आपका तन्यता के कारण से, और डी नंबर ऑप्शन आपका है कठोरता के कारण से। तो याद रखिएगा कि धातु के तन्यता के कारण जो है हम लोग इसका तार बनाते हैं। जैसे आपका हो जाएगा सोना से हम बहुत ही पतला और बहुत ही लंबा तार बना सकते हैं, इसलिए आपका तन्यता के कारण हम लोग धातु के गुण के कारण हम लोग तार बनाते हैं। अब आगे देखिए। तो बस आज के वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि एक सब्सक्राइब हमें बहुत ही मोटिवेट करेगा। और घंटी को जरूर बजा लीजिएगा, क्योंकि जब भी हम वीडियो डालेंगे तो सबसे पहले आपके पास जाएगा, और वीडियो को आप देख लीजिएगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। तब तक पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।